बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, बिलाल शफीक यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, मैं किसी भी सहाफ़ी पर तशद्दुद का कायल नहीं हूँ, ना किसी सरकारी मुलाजम पर, ना किसी भी सियासी कारकुन पर, चाहे उसका किसी भी सियासी जमात से ताल्लुक़ हो, बल्कि मैं इंसानों पर तशद्दुद का कायल नहीं हूँ। लेकिन आज जो कुछ अडियाला जेल के बाहर हलीमा खान साहिबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तैयब बलोच के साथ हुआ, इसके मुख्तलिफ पहलुओं का हमें पहले जायज़ा लेना पड़ेगा कि आखिर ऐसी क्या वजह हुई कि हलीमा खान साहिबा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगी हैं तो उनके साथ जो उनके सपोर्टर खड़े हैं उनकी तैयब बलोच से गुत्थम गुत्था हो गई, या उनको उसको घसीटते हुए वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से बाहर ले गए, या दूसरा जो नैरेटिव है उन्होंने उन पर तशद्दुद किया। हत्ता कि दो मुख्तलिफ नैरेटिव इस वक्त मार्केट में सर्कुलेट कर रहे हैं। अच्छा, पहले तो मैं तैयब बलोच के मुतालिक इतना नहीं जानता था, हकीकत में आपको बता रहा हूँ, बल्कि मुझे इनके बारे में मालूम ही नहीं था ये कौन साहब हैं। मैंने इनको सर्च किया, गूगल किया, तो यूट्यूब पे मुझे इनका एक चैनल मिला। अगर आप उस चैनल को देखें तो आपको इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा कि तैयब बलोच पीटीआई को, वो कहते हैं ना, पीटीआई बर्बाद दे, पीटीआई ख़त्म शुद, पीटीआई दी नस्ल बर्बाद दे, खान गद्दार दे, इस तरह का इनका कंटेंट है। सारी कैप्शन और थंबनेल आप देख सकते हैं। हलीमा खान पर गंदे अंडे पड़ गए, पीटीआई कैब खैबर पख्तूनख्वा में ख़त्म हो गई, वगैरह वगैरह। हत्ता कि अली मीन गंडापुर के होते हुए पीटीआई वाकई खैबर पख्तूनख्वा में ख़त्म हो गई है। जब एक इंसान इस माइंडसेट के साथ एक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाएगा जिनके खिलाफ वो 24 घंटे कंटेंट बनाता है, यूट्यूब पे वायरल करता है, हत्ता कि उनकी कोई वीडियो वायरल नहीं है, 500, 1000, 150 इस तरह उनका वो सारी व्यूअरशिप है, तो वो शख्स वहाँ पर न्यूट्रल कैसे हो सकता है? वो वहाँ पर ऑब्जेक्टिविटी का मुजाहिरा कैसे कर सकता है? ये मेरा सवाल है। इसी तरह अगर इमरान रियाज को, साबिर शाकिर साहब को आप नून लीग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भेज दें, वहाँ वो कैसे न्यूट्रल रह सकते हैं? वहाँ वो कैसे ऑब्जेक्टिविटी का मुजाहिरा कर सकते हैं? ये भी मेरा सवाल है। तो तैयब बलोच का जो अपना यूट्यूब चैनल है वो तो ये इंडिकेट करता है कि आज जो कुछ हुआ उसका फ़ायदा कहीं ना कहीं तैयब बलोच को लगता है मिलेगा। एक पॉपुलैरिटी स्टंट उनको मिल गया, एक हुकूमत की सपोर्ट, अल्टीमेटली जो खान की राइवल पॉलिटिकल फोर्सेस हैं उनकी सपोर्ट तैयब बलोच के साथ हो गई। रजी दादा और दीगर जो गरीदा फ़ारूकी, ठीक है जी, नजम अली खान साहब, जो भी इस वक्त पीटीआई को क्रिटिसाइज करते हैं वो तो आज तैयब बलोच के साथ खड़े हो गए। और भी दीगर जो पीटीआई के मुखालिफ सहाफ़ी हैं उन्होंने आज कह दिया कि जी जो तैयब बलोच है उसके साथ बड़ी ज़्यादती हुई। अच्छा, दूसरी बात ये भी कहा जा रहा है कि सहाफ़ियों ने हलीमा खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाइकआउट का फ़ैसला कर लिया। तो पहले कौन सी हलीमा खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस चलाई जाती थी, या पीटीआई का जो नैरेटिव है वो जो आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उस पर डिपेंड करता है। पीटीआई की तो बेस और सपोर्ट बल्कि ड्राइविंग फोर्स तो सोशल मीडिया है। तो मैं नहीं समझता कि सहाफ़ी अगर बाइकआउट भी कर लें उससे भी कोई खान को डेंट पड़ेगा, ये हलीमा खान साहिबा को डेंट पड़ेगा। हाँ, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस को डेंट पड़ा है। इसमें तैयब बलोच जो पहले शायद 0.1% पॉपुलर था या लोग उसे जानते थे, आज वो आप ये कह सकते हैं जो एंटी पीटीआई फोर्सेस हैं, जो एंटी पीटीआई पीपल हैं, उनमें हीरो बन के उभरा है। तो ये एक जो तैयब बलोच ने स्टंट खेला उसमें उन्हें मुझे लगता है कामयाबी मिली है, लेकिन ये कोई ड्यूरेबल कामयाबी नहीं है, कोई देर पा कामयाबी मुझे नज़र नहीं आ रही। उसकी वजह ये है कि ये शॉर्टकट होते हैं, ये किसी भी फील्ड में आपको कामयाब नहीं बना सकते। और जहाँ तक उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की सूरत हाल है तो वो आप देख सकते हैं उसको मुख्तलिफ लोग शेयर कर रहे हैं कि एक स्पीकर है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाह रहा है। अच्छा, पहले तो आपको बीच में इंटरफेयर ही नहीं करना चाहिए। लेट द स्पीकर स्पीक, वंस ही इज फिनिश्ड और शी इज फिनिश्ड देन ही कैन अलाउ यू कि आर यू कैपेबल ऑफ आस्किंग क्वेश्चन या वेदर यू कैन आस्क क्वेश्चन और नॉट। ये होता है बेसिक जर्नलिज्म के एथिक्स। लेकिन अब वो सवाल करी कि उस सवाल की तो बात दूर की बात, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू नहीं हुई, तैयब बलोच बीच में इंटरफेयर कर रहे हैं। और जो शाह से ज़्यादा शाह के वफादार होते हैं, जो हलीमा खान के इर्द गिर्द खड़े हैं, वो ज़्यादा एक्टिव हो गए और हर बंदा कह रहा है जी मैंने ये देखा, मैंने वो देखा, मैंने फ़लाँ देखा। बात यह है जो तैयब बलोच चाहता था उसे मिल गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस को डेंट पड़ा, ठीक है, उसके बाद वो पॉपुलर हो गया। और आज इस वक्त जो एंटी पीटीआई फोर्सेस हैं वो तैयब बलोच के साथ उनकी सिंपथीज़ हैं, लेकिन जो पीटीआई फोर्सेस हैं या जो अवाम की अक्सरियत है वो आपके बिल में, मेरे बिल में, वो किसके साथ खड़ी है। तो ये एक मेरा ख्याल है, एक मुझे ये लगता है, आई माइट बी रॉन्ग, कि इसके पीछे एक जो माइंडसेट है ना तैयब बलोच का, वो कहीं ना कहीं आज वो उसके अंदर ये सारी उसकी कारस्तानी थी। तो बाकी फैसला आप बेहतर कर सकते हैं कि आप इस जो आज जो कुछ ये वकूआ हुआ है आप इसके मतलब क्या राय रखते हैं।
और व्यस्त अब जो दूसरी खबर मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, मेरे लिए तो बड़ी हैरानकुन है। आज़ाद डिजिटल की है कि 1 अक्टूबर 2025 से जितने भी सरकारी स्कूल हैं वो निजी कर दिए जाएंगे, यानी प्राइवेटाइजेशन हो जाएगी तमाम सरकारी स्कूलों की। वहाँ जो तदरीसी अमला है, गैर तदरीसी अमला है, वो उसके बाद रिटायर अपने आप को समझे, वो उसके बाद अपने आप को फारिग समझे, और ये स्कूल उन रजिस्टर्ड तंजीमों को दिए जाएंगे और पार्टनर्स को दिए जाएंगे जिनके साथ गवर्नमेंट की, पंजाब गवर्नमेंट की कोलैबोरेशन है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इतने हज़ारों टीचर, बल्कि बिल वास्ता और बिला वास्ता लाखों जो लोग हैं जो सरकारी स्कूलों के साथ जिनका रोज़गार है, जिनकी वहाँ पर सर्विसेज हैं, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का अहम तरीन हिस्सा वहाँ गुजार दिया, उनके ज़रिए रोज़गार को कौन मीट करेगा? और फिर जब ये सब प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा, क्या वहाँ जो एजुकेशन है वो अफोर्डेबल होगी? आम आदमी उसको अफोर्ड कर सकेगा? अभी तो जो प्राइवेट स्कूल हैं, जो सो कॉल्ड ब्रांड बने हुए हैं, यकीन करें वहाँ तो बिजली और गैस के बिल एक तरफ और दूसरा स्कूल की फीसें दूसरी तरफ, मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास की भी चीखें निकल गई हैं। ठीक है, ऑलरेडी 2.5 करोड़ बच्चा जो है वो आउट ऑफ स्कूल है पाकिस्तान में, और ये सबसे ज़्यादा ये शरह है आफ्टर अफगानिस्तान साउथ एशिया में, और दुनिया में भी बदकिस्मती से टॉप के ममालिक है जहाँ सबसे ज़्यादा जो स्कूल गोइंग बच्चा है वो स्कूल से बाहर है, और ड्रॉप आउट रेशो भी बहुत ज़्यादा है इस वक्त। महंगाई की वजह से लोग अपने बच्चों को पढ़ाई से हटा देते हैं। अच्छा, अब महकमा स्कूल जो है वो तो ठीक है, वो सब कुछ प्राइवेटाइज कर देगा। इस सिलसिले में जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं, जो डायरेक्टर एजुकेशन हैं, जो भी अथॉरिटीज़ हैं, उनको बाकायदा वो नोटिफिकेशन दे दिए गए हैं कि 1 अक्टूबर 2025 के बाद स्कूलों की प्राइवेटाइजेशन आप कर दें। लेकिन 4-5 सवाल आता है, वो मैं आपके सामने रखने लगा हूँ, जो मेरा ख्याल है हर पाकिस्तानी के और बिलखुसूस अहले पंजाब में बसने वालों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जो प्राइवेट स्कूल बनने जा रहे हैं वहाँ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन क्या होगी? क्या अफोर्डेबल प्राइसेस पे होगी? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, भुट्टो ने नेशनलाइज कर दी थी, अगर आपको याद हो, ये इंडस्ट्री, उसका कितना लीथल इम्पैक्ट आया था। सवाल नंबर 3, अगर हुकूमत जो है वो सरकारी स्कूल नहीं चला सकती, वो खुद उनकी जो गवर्नमेंट है, उनके जो ऑफिशियल्स हैं, उनके जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो गवर्नमेंट की तहवील में यानी पब्लिक स्कूल को अगर वो सक्सेसफुली ऑपरेट नहीं कर सकते, तो इस बात की क्या गारंटी है कि दीगर महकमे जो पंजाब हुकूमत के अंडर आते हैं वो उसको सक्सेसफुली ऑपरेट कर देंगे? फिर तो हर चीज़ प्राइवेटाइजेशन की तरफ चले जाएगी। तो जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, जो सरकारी मुलाजमीन हैं, उनकी जो कैपेसिटी है, उनकी जो काबिलियत है, वो कहाँ स्टैंड करती है? ये मेरा सवाल है। ठीक है, फिर क्या खुदा न ख्वास्ता जो लोग अब जबरी तौर पर रिटायर किए जा रहे हैं, बल्कि अब मैं खुदा न ख्वास्ता लफ्ज़ क्या यूज़ करूँ, जो अब रिटायर कर दिए जाएंगे, उनका ज़रिया रोज़गार क्या होगा? वो कहाँ जाएंगे? वो उस्ताज़ा, वो जो तदरीसी अमले से और गैर तदरीसी अमले से, यानी जो स्कूल में स्टाफ है, वो लाखों लोग, उनके साथ बसने वाले ख़ानदान जो हैं, वो क्या करेंगे? उनकी लाइफ कैसी होगी? वो रोज़गार कैसे अपना मीट करेंगे? क्या अगर उनको आप कोई पैसे भी दे देंगे, क्या इतने होंगे कि वो ज़िंदगी के अपने मामला चला सकें? ये वो सवालात हैं जिसके जवाब मेरा ख्याल है पंजाब हुकूमत और पाकिस्तान की इमाम बिलखुसूस अहले पंजाब बेहतर अंदाज में दे सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।